हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस हिंदी में। मैं मन कुमार आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और खुशहाल जीवन जी रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप पहले से ही परिचित हैं, हमारे जीएस हिंदी चैनल में सामान्य अध्ययन की तैयारी कराई जा रही है और उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ रहे हैं, जनरल साइंस पढ़ रहे हैं। जनरल साइंस में हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी के अंतर्गत जो हम विषय वो पढ़ रहे हैं, उसमें टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है। इससे पहले 3 से 4 वीडियो में मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कराया है और मतलब जो उसका पार्ट है हम उसमें पाचन ग्रंथियां पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाचन ग्रंथियां। अब हम जो पाचन ग्रंथियां पढ़ रहे हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप कह रहे थे सर कि पाचन, ये जो डाइजेशन होता है ये होता क्या है। तो डाइजेशन होता क्या है कि जो हम मतलब कि भोजन खाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि भोजन होता क्या है। भाई भोजन होता है CPF, मतलब कि आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो होता क्या है कि जो हमारा शरीर होता है, शरीर के जो हमारे अंग होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स को मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो होता क्या है कि ये जो इनका पाचन किस चीज का होता है, भाई कार्बोहाइड्रेट किस चीज में, ग्लूकोज में टूटती है, मतलब ये छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, वो जो प्रोटीन है, प्रोटीन का हम करते क्या है, वो एमिनो एसिड में टूटते हैं। ठीक है, और जो हमारा फैट है, फैट किस चीज में, फैटी एसिड में। तो जब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं तो इस चीज का डाइजेशन होता है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, प्रोटीन का एमिनो एसिड में, फैट का फैटी एसिड में। तो यही डाइजेशन है कि हम इसी चीज को कहते हैं कि हम डाइजेस्ट कर रहे हैं भोजन को। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, सबसे पहले आप कुछ टर्मिनोलॉजी लिखेंगे। टर्मिनोलॉजी क्या लिखेंगे, पाचन ग्रंथियां। अब आप कहेंगे सर ये पाचन ग्रंथियां होती क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्रंथियां क्या होती हैं, ग्लैंड्स क्या होती हैं। तो ग्लैंड्स होती हैं वो जो किसी चीज का सिक्रेशन करे। अब सिक्रेशन किस चीज का, मतलब कि एंजाइम का और हार्मोन्स का और अन्य बहुत सारी चीजों का ये सिक्रेशन करती हैं। अब जो ये ग्लैंड्स होती हैं, ये होती मतलब कि ग्लैंड्स में 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एक होती है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है दोस्तों, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो हमारी ऐसी होती है, मतलब कि एक प्रकार से नलिका युक्त होती है। और जो हमारी होती है कौन से, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी नलिका विहीन होती है। ठीक है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उससे मेनली होता क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड से मेनली इससे एंजाइम का सिक्रेशन होता है दोस्तों। ठीक है, ये क्या होती है, नलिका युक्त होती है और इससे एंजाइम का सिक्रेशन होता है। और जो ये होती है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड, ये क्या, इससे किस चीज का सिक्रेशन होता है, हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अब कहेंगे सर ये आप कहेंगे कि सर ये अब एंजाइम क्या होता है। तो एंजाइम क्या होता है, एंजाइम होते हैं, जैसे आप एक सामान्य से उदाहरण से समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपने बचपन सामान्य गुजरा होगा, तो आप कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ते होंगे। तो होता क्या है कि आप सपोज करिए क्लास से बाहर हैं और फिर क्लास में आ रहे हैं अंदर, मतलब क्लास से बाहर हैं या पानी पी करके आ रहे हैं और क्लास में अंदर आ रहे हैं। तो आप देखते जाते कि किसी टीचर को देख करके आप एकदम मतलब अपनी गति तेज कर देते कि भाई टीचर आ रहे हैं, प्रिंसिपल आ रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, तेजी से चलना चाहिए, क्योंकि किसी किसी टीचर का डर होता है आपके मन में। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने आपकी गति को बढ़ा दिया कि पहले आप मंदे आ रहे थे, मस्ती करते हुए आ रहे थे, लेकिन अब आप क्या आ रहे हैं, तेजी से आ रहे हैं। तो उसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया में ये क्या काम करते हैं, एंजाइम, ये करते क्या है, ये वायु उत्प्रेरक का काम करते हैं, मतलब कि जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके नियंत्रण का कार्य करते हैं। ठीक है, और जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, किसी अंगों पर हमारे कार्य करते हैं। तो सबसे पहले आप डालेंगे पाचन ग्रंथियां, उसमें लिखेंगे पाचन ग्रंथियां में एक्सोक्राइन ग्लैंड। पहले ग्लैंड से लिखेंगे, खाली ग्रंथि लिखेंगे यह है विभिन्न रसों और अन्य चीजों का स्त्रावण करती है, जैसे एंजाइम या हार्मोन इत्यादि। उसके बाद अब लिखेंगे कि पाचन ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं। पहले लिखेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, फिर उसमें लिखेंगे यह नलिका युक्त होती है। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे नीचे यह मुख्यतः एंजाइम का स्त्रावण करती है, एंजाइम का सिक्रेशन करती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट डाल के लिखेंगे उसमें एंडोक्राइन ग्लैंड, यह नलिका विहीन होती है
और यह मुख्यतः हार्मोन का स्त्रावण करती है। अब आप कहेंगे दोस्तों कि सर ये एंजाइम क्या होता है। तो जो एंजाइम, जैसे मैंने आपको भी बताया, तो एंजाइम की डेफिनेशन लिखेंगे एंजाइम हेडिंग डाल के। एंजाइम यह है वस्तुतः प्रोटीन होते हैं जो बायो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। यह वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जलपघटन करते हैं और उन्हें सूक्ष्म, उसके बाद लिखिए मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम किसमें, अब उसके बाद लिखेंगे सबसे पहले पढ़ते हैं मुखमें पाचन। तो मुखमें पाचन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हमने क्या करा भाई, पाचन होता कितने ऑर्गन में। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा चित्र आपके लिए बना रहा हूँ कि सबसे पहले पाचन होगा का हमारा मुख में पाचन होगा। मुख के पास हमारा पाचन किस में होगा, स्टोमक में पाचन होगा। उसके बाद किस में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन होगा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम मुख में पाचन। तो मुख में पाचन होता कैसे है कि सबसे पहले जब हम भोजन खाते हैं, ठीक है, तो हमारे मुख में क्या होता है, सिलेवरी ग्लैंड पाई जाती है दोस्तों, सिलेवरी ग्लैंड। ठीक है, तो जो हमारे मुख में पाई जाती है वो सिलेवरी ग्लैंड पाई जाती है। और ये करती क्या है, ये जो हमारा सिलेवरी इमाइलेज एंजाइम होता है उसका स्त्रावण करती है। इसे क्या कहते हैं, टॉयलिन भी कहते हैं। ठीक है, इसका ये क्या कहते हैं, स्त्रावण करती है। होता क्या है, जो हमारे मुख में सिलेवरी होता है जिसे हम सामान्यतः थूक कहते हैं, वो होता क्या है कि जब हम खाना नहीं खाते तो जब तो वो क्या होता है, वो बहुत पतला होता है। लेकिन जैसे हम खाना खाते हैं तो वो क्या होता है, थोड़ा सा मतलब एक प्रकार से डार्क सा हो जाता है। ठीक है, वो लाल टाइप का बन जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि ये क्या करती है, इमाइलेज एंजाइम करता क्या है कि हमारा जो भोजन होता है, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्योंकि सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है मुख में। तो हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये करती क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्च, उसे क्या करती है, माल्टोज में बदलने का कार्य करती है। ठीक है, और इसके बाद होता है, इसके बाद दूसरा जो हमारे एंजाइम पाया जाता है हमारे मतलब मुख में, वो पाया जाता है हमारा लाइसोजाइम एंजाइम। जैसे समझिएगा, हम इस क्या कहेंगे सर, लाइसोजाइम एंजाइम का क्या वर्क होता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम का जो वर्क होता है, जैसे सपोज कीजिए कि आपने कोई भी मतलब आप बाजार गए और बाजार में कोई भी आपने सेब या फल वगैरह खरीदे और डायरेक्टली उसको खा लिया, तो उस पर भी बहुत सारे बैक्टीरिया भी होंगे। या आपने कोई भोजन खा लिया ऐसा जिसमें बैक्टीरिया हो, ठीक है, या मतलब कुछ ऐसी चीज हो जो हमारे बॉडी को मतलब हमारे शरीर को क्या कर सके, बीमार कर सके। तो मुख में क्या होता है, जो मनुष्य का शरीर है वो इस प्रकार का बना है कि वो क्या होता है, कुछ बीमारियों से रोधक मतलब प्रतिरोधक क्षमता रखता है। तो इसी प्रकार से जो मनुष्य होता है उसके मुख में क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम करता क्या है कि वो क्या करता है कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने का कार्य करता है, जिससे कि वो हमारे शरीर के अंगों को नुकसान ना पहुंचा सके। दोस्तों वैसे अगर सामान्यतः बात करें, जो हमारे मतलब शरीर के जितने भी बोर हैं, जितने भी छिद्र हैं, उनमें क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। जैसे हमारी आंख का जो ये वाटर होता है इसमें लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। हमारा जो पसीना होता है उसमें लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। हमारा जो मूत्र होता है उसमें लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें इसलिए लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जिससे कि मतलब जो बैक्टीरिया है वो हमारे मतलब कहीं प्रवेश ना कर पाए, इसलिए इसमें लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। जैसे मैं आपको एक जीवंत उदाहरण देके बताता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारी आंख है, यदि हमारी आंख में कोई भी मच्छर गिर जाए या कोई भुनका वगैरह कुछ भी गिर जाए तो वो क्या होता है, स्वतः ही मतलब मर जाता है। गिरने के बाद स्वतः ही मर जाता है। तो वो किसकी वजह से मरता है, वो लाइसोजाइम एंजाइम की वजह से ही खत्म होता है अपने आप। ठीक है, और ठीक है, और आपने अगर मैं बात करूं इमाइलेज एंजाइम की, अब तो स्टार्च आपने देखा होगा अक्सर कि स्टार्च जो होता है, जैसे आप सपोज कीजिए कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च। ठीक है, तो आप सपोज कीजिए कि जो कार्बोहाइड्रेट चावल होता है, चावल के बने हुए का चावल से बना हुआ जो मुरमुरा होता है, आप उसे क्या करिए, आप उसे जीभ पे रखिए। ठीक है, जब आप उसे जीभ पे रखेंगे थोड़ी देर रखने के बाद आप क्या देखेंगे कि वो जो होता है वो किस चीज में थोड़ा मीठा लगने लगता है। उसका कारण क्या होता है कि जो स्टार्च होता है वो स्टार्च को इमाइलेज एंजाइम क्या करता है, वो माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, और जो ये माल्टोज होता है दोस्तों, ये क्या होता है, ये मीठी शर्करा होती है। ये कौन सी शर्करा होती है, ये मीठी शर्करा होती है। ये कैसी शर्करा होती है, मीठी शर्करा होती है। ठीक है, और होता क्या है, आप एक और जीवंत उदाहरण ले सकते हैं। आप ऐसा करना कि एक आलू लेना और आलू की एक छोटी सी परत लेना, उसी परत को जीभ पे रखना और थोड़ी देर मतलब 30-35 सेकंड रख के रखना।
तो वो थोड़ी देर बाद आपको मीठा लगने लगेगा। उसका कारण क्या होता है कि जो इमाइलेज एंजाइम होता है वो स्टार्च को तोड़ करके माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, हालांकि ये भी कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन ये बड़ा मोलिक्यूल्स होता है और ये छोटा मोलिक्यूल्स होता है। तो मुख में पाचन मुख्यतः जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ही होता है दोस्तों। तो आप अब हेडिंग लिखेंगे कि मुख में पाचन, आपने हेडिंग जैसे डाल लिया होगा, तो आप उसमें अब लिखेंगे मुख में पाचन ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती हैं। उसके बाद लिखेंगे मुख में इमाइलेज एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, अर्थात स्टार्च को, ये वाली इक्वेशन लिख देंगे, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। इसी में लिखेंगे कंटिन्यूसली मुख में लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है जो बैक्टीरियाओं को नष्ट करने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हो गया मुख में पाचन। अब मुख में पाचन होने के बाद जो भोजन है, भोजन कहाँ आ गया हमारा, स्टोमक में आ गया दोस्तों। किस चीज में आ गया भोजन, हमारा स्टोमक में आ गया। भोजन जो हो गया आ गया वो किस चीज में आ गया, स्टोमक में, आमाशय में आ गया। अब आमाशय में होता क्या है कि आमाशय में होता है जो मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है दोस्तों। तो प्रोटीन को पचाने के लिए इसमें कितने एंजाइम पाए जाते हैं, 3 एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो रेनिन एंजाइम पाया जाता है, और एक तो पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, दूसरा रेनिन एंजाइम पाया जाता है, और तीसरा होता है गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। जो हमारा पेप्सिन एंजाइम होता है ये क्या करता है, ये प्रोटीन को पचाता है। और ये जो पेप्सिन एंजाइम है, ये पेप्सिन एंजाइम नहीं होता, पेप्सिन की जगह पेप्सिजन होता है। लेकिन होता क्या है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करके पेप्सिन बन जाता है और ये क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। और दूसरा जो दोस्तों हमारा एंजाइम होता है, वो एंजाइम कौन सा होता है, हमारा रेनिन एंजाइम होता है। और रेनिन एंजाइम का कार्य क्या होता है, वो जो हमारा दुग्ध प्रोटीन है, जो दुग्ध प्रोटीन है उसको पचाता है। अब मैंने आपसे पिछली कक्षा में दुग्ध प्रोटीन की बात की थी। अब आप सोचिए कि दुग्ध प्रोटीन क्या होता है, सोचिए, आपको याद आ गया होगा दोस्तों कि दुग्ध प्रोटीन जो हमारा होता है वो कौन सा प्रोटीन होता है, कैसीन प्रोटीन होता है। तो ये क्या करता है, ये कैसीन प्रोटीन को पचाता है, इस चीज को पचाता है, कैसीन प्रोटीन को पचाता है। और ये जो एंजाइम होता है रेनिन एंजाइम, ये जो पाया जाता है सामान्य से 2 से 3 साल के बच्चों में पाया जाता है। अब आप कहेंगे सर कि अगर रेनिन एंजाइम 2 से 3 साल के बच्चों में पाया जाता है, लेकिन दूध तो हम भी पीते हैं, तो ऐसा क्या होता है कि हम में रेनिन एंजाइम नहीं पाया जाता लेकिन फिर भी हम दूध को पचा पाते हैं। तो उसका कारण क्या होता है दोस्तों, कि जो हमारा रेनिन एंजाइम होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करके क्या करता है, वो जो हमारा ये रेनिन एंजाइम होता है ये, ठीक है, हमारे मतलब हम में नहीं पाया जाता, बड़ों में नहीं पाया जाता, जो एडल्ट्स होते हैं उनमें नहीं पाया जाता। ये क्या करता है एंजाइम, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, पैराकेसिन बना लेता है। और फिर हमारा जो मतलब कि पैराकेसिन है उसका पाचन किया जाता है ना, जो दुग्ध प्रोटीन है पैराकेसिन फिर उसका पाचन करता है। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम, ये क्या करता है, वसा का पाचन करता है। लेकिन जो आमाशय होता है उसमें इसका जो पाचन होता है हमारा वसा का, वो बहुत नामात्र का पाचन होता है। ठीक है, तो अब लिखेंगे आप आमाशय में पाचन, आमाशय में पाचन। उसके बाद आप लिख देंगे कि एंजाइम डैश करके लिख देंगे प्रोटीन पचाता है, वो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन पचाता है। उसके बाद आप लिखेंगे रेनिन एंजाइम डैश लगा के लिखेंगे दुग्ध प्रोटीन पचाता है, ब्रैकेट में लिख देंगे केसिन, क्योंकि यहां भी आपको याद रहेगा। तीसरा लिखेंगे गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम, फिर लिखेंगे वसा पचाता है। अब नीचे लिखेंगे कि आमाशय में पाचन मुख्यतः प्रोटीन का होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं, क्योंकि ये जो आपको कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन मुख्य में नहीं होता है, वो किस चीज का, और इसका भी नामात्र का पाचन होता है, ध्यान रखना। तो लिखेंगे कि आमाशय में पाचन
एक बार लिखेंगे, आमाशय में पाचन प्रोटीन का होता है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं। अब जो भोजन है दोस्तों, भोजन हमने क्या देख लिया कि मुख में भी पाचन हो गया, उसके बाद स्टोमक में भी पाचन हो गया, उसके बाद जो भोजन है वो जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि मेन जो पाचन होता है, जो मुख्य पाचन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और सर्वाधिक जो पाचन होता है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है दोस्तों। तो अब लिखेंगे छोटी आंत में पाचन। अब छोटी आंत में जो पाचन होता है उसमें क्या करता है, उसमें 3 लोग मदद करते हैं। एक तो करते हैं हमारा पैनक्रियाज, ठीक है, दूसरा हमारा करते हैं क्या करता है हमारा गोल ब्लैडर मदद करता है, और तीसरे ही खुद इंटेस्टाइन करती है, जो हमारी बड़ी छोटी आंत होती है वो मदद करती है। अब होता क्या है कि जब हमारा मतलब ये मैं आपको ये समझा रहा हूँ चित्र बना के कि ये स्टोमक हो गया, ये छोटी आंत हो गई, ये पैनक्रियाज हो गया, और ये हमारा गोल ब्लैडर हो गया। तो होता क्या है दोस्तों, ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसमें यहाँ से भी रस निकल के जाता है, और पैनक्रियाज से क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस निकल के जाता है, और जो ये छोटी आंत का रस होता है इसका होता है। तो पाचन जो होता है वो जो जूस आते हैं वो इन तीनों से ही निकल के आते हैं यहाँ। इससे क्या होता है, पैनक्रियाज से हमारा पैनक्रियाटिक जूस निकल के आता है, ठीक है। जो हमारा गोल ब्लैडर है, गोल ब्लैडर से हमारा कौन सा बाइल जूस निकल के आता है, ठीक है। और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो उसमें ही छोटी आंत का रस होता है वो निकल के आता है, ठीक है। तो इन तीनों के द्वारा, इन तीनों की मदद से हमारा क्या होता है, छोटी आंत में पाचन होता है। तो लिखेंगे आप छोटी आंत में पाचन। ये छोटी आंत में पाचन 3 रस की वजह से होता है, ठीक है। उसमें सबसे पहले लिखेंगे पैनक्रियाटिक जूस। सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 पैनक्रियाटिक जूस, ब्रैकेट बंद करके लिखेंगे आग्नाशयी रस, अब डैश लगा के लिखेंगे यह अग्नाशय में बनता है। दूसरा लिखेंगे हम बाइल जूस, पित्त रस, यह पित्ताशय से निकलता है लेकिन यकृत में बनता है। अब ये आगे समझेंगे कि इसका ये जो मैं बता रहा हूँ कि पित्ताशय से निकलता है और यकृत में बनता है कि ये क्या होता कैसे, इसे आगे समझेंगे। अब लिखिए तीसरा इंटेस्टाइनल जूस, छोटी आंत का रस, लिखेंगे यह है छोटी आंत से निकलता है, ठीक है दोस्तों। अब पढ़ते हैं हम कि आखिरकार हमने ये पढ़ तो लिया कि पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। अब इन्हें पढ़ते हैं कि आखिरकार होता कैसे। तो सबसे पढ़ते हैं दोस्तों पैनक्रियाज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अग्नाशय पढ़ेंगे। तो अग्नाशय होता क्या है दोस्तों, अग्नाशय हमारा जो है एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथि, मतलब महत्वपूर्ण ग्रंथि है हमारे शरीर की अग्नाशय। ये क्या होता है, ये एक मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। अब ये आप क्या कहेंगे कि सर ये मिश्रित ग्रंथि कहलाती है क्यों है? मिश्रित ग्रंथि ये इसलिए कहलाती है क्योंकि ये एंजाइम का भी पाचन करती है, मतलब एंजाइम का भी सिक्रेशन करती है, और ये हार्मोन का भी सिक्रेशन करती है। हमारे शरीर में ऐसी बहुत ही कम ग्रंथियां पाई जाती हैं दोस्तों जो किसी 2 चीज का सिक्रेशन करती है, मतलब जो हार्मोन का भी सिक्रेशन करती हो और एंजाइम का भी सिक्रेशन करती हो। अब जो ये एंजाइम का सिक्रेशन करती है उसमें ये किस चीज का कौन कौन से एंजाइम का सिक्रेशन करती है? एक तो ट्रिप्सिन एंजाइम का सिक्रेशन करती है, एक लाइपेज एंजाइम का सिक्रेशन करती है, और एक माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज का सिक्रेशन करती है। उसके साथ साथ ये कुछ अलग चीजों का भी सिक्रेशन करती है। अब जो हमारा ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो करता क्या है, वो प्रोटीन को पचाता है। जो लाइपेज एंजाइम होता है वो करता क्या है कि वो वसा को पचाता है, फैट को पचाता है। जो माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज एंजाइम होते हैं वो करते क्या है, कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं। और इसमें कुछ अदर भी पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, डीएनए और आरएनए जैसी संरचना जो हमारे शरीर में होती है, मतलब जो खाई जाती है उसका क्या करते हैं, ये उसका भी पाचन करते हैं। आपने दोस्तों इससे पहले क्या देखा, वही सबसे पहले देखा हमने मुख में पाचन। अब मुख में पाचन हमने क्या देखा कि मुख्यतः जो मुख में पाचन हुआ है वो कार्बोहाइड्रेट का हुआ है। जो हमने सेकंड में देखा आमाशय में पाचन, वो उसमें क्या हुआ है, हमने देखा है कि वो मुख्यतः प्रोटीन का पाचन हुआ है। लेकिन अब किस चीज का, हम इसमें क्या देखते हैं, पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज में हम देखते हैं कि इसमें प्रोटीन का भी पाचन हो रहा है, भाई वसा का भी पाचन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन हो रहा है। इसलिए ये जो हमारा अग्नाशय होता है इसे क्या कहते हैं, एक प्रकार से हमारे ये पैनक्रियाटिक जूस होता है, इससे निकलने वाला
इसे एक दोस्तों पूर्ण रस भी कहा जाता है इसी कारण, क्योंकि ये प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों का पाचन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे अग्नाशय। अग्नाशय में डैश करके लिखेंगे, हेडिंग डाल के लिखेंगे अग्नाशय, फिर डैश करके लिखेंगे कि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि होती है जो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इससे निकलने वाला अग्नाशय रस एक पूर्ण रस होता है जो कि प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है दोस्तों, अब लिखेंगे। अब दूसरे क्या होते हैं? दूसरे होते हैं जिसमें हार्मोन। अब हार्मोन होता क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम किस चीज का। हार्मोन कौन सा होता है इसमें? इंसुलिन हार्मोन। अब ये इंसुलिन हार्मोन करता क्या है, वह इंसुलिन हार्मोन का मेनली वर्क होता क्या है, तो समझिए। सपोज कीजिए किसी दिन आपने खाने में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा लिया या मीठा ज्यादा खा लिया, ठीक है, जिससे होगा क्या कि आपके शरीर में क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए। मतलब ग्लूकोज आपके ब्लड में होगा क्या कि भाई कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जाएगा तो किस चीज में टूटेगा, ग्लूकोज में टूटेगा। तो होगा क्या कि आपका जो ब्लड है, आपके ब्लड में किस चीज की, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये जो हमारा इंसुलिन हार्मोन है ये क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक, लेकिन जब आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी, ठीक है, तो होगा क्या और इंसुलिन की कमी हो जाएगी। तो इंसुलिन की कमी हो जाने के कारण और ग्लूकोज की अत्यधिक मात्रा हो जाने के कारण होगा क्या कि आपका जो रक्त है उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी, अर्थात आपका जो ब्लड है वो कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। ठीक, अब जब हमारा ब्लड जो गाढ़ा होगा तो उससे होगा क्या, उससे क्या होगा, हमारे जो मतलब हार्ट है उसको पंपिंग करने में दिक्कत आएगी। ये तो इस विज्ञान की बात। पहले सामान्यतः उदाहरण लेके समझते हैं। सपोज कीजिए भाई आपके घर में एक मोटर है, मोटर पंप है, उससे क्या होगा, वो मतलब पानी उससे बाहर निकालने के लिए आप लाए, लेकिन आप उससे कर क्या रहे हैं, आप उससे कीचड़ बाहर निकाल रहे हैं। तो होगा क्या, जो मतलब उसकी जो हमारी मतलब मोटर पंप है, मोटर का जो अगर उससे आप ज्यादा हैवी वर्क कराएंगे तो हैवी वर्क कराने के कारण होगा क्या कि उसकी जो मतलब एक प्रकार से पावर है वो ज्यादा लगानी पड़ेगी, उसकी जो लाइफ है वो कम हो जाएगी। अगर वो 4 साल चलेगी तो वो कितने साल चल पाएगी, 2 साल ही चल पाएगी। ऐसे ही हमारे शरीर में होता क्या है, जो हमारा इंसुलिन हार्मोन होता है वो हमारे शरीर में करता क्या है कि जो हमारा ब्लड होता है जिसमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने के कारण वो गाढ़ा हो जाता है, ये क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन उसे पतला करने का कार्य करता है, जिससे कि हमारा जो हार्ट है उसे क्या करना पड़े, पंपिंग करने में ज्यादा मतलब हैवी वर्क ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि अगर उसे ज्यादा हैवी वर्क करना पड़ेगा तो हमारा जो हार्ट है उसे क्या हो जाएगा, हमारे हृदय को उसका जो मतलब लाइफ पीरियड है वो कम हो जाएगा, और इससे क्या होगा, हमारा जो जीवन काल है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब ये इंसुलिन हार्मोन, इसका जो मेनली वर्क होता है वो ब्लड को क्या करना होता है, ये क्या करता है कि जैसे भाई ब्लड है, अब ब्लड में बहुत सारे क्या ग्लूकोज घूम रही है, बहुत सारी ग्लूकोज घूम रही है, ये करता क्या है इंसुलिन हार्मोन, उन ग्लूकोज के मोलिक्यूल्स को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके ले जाके लीवर में क्या करता है, ग्लाइकोजन में बदल देता है, और ग्लाइकोजन में बदलने के बाद उसे क्या करता है, वहां जो है स्टोर फूड के रूप में जमा कर देता है। इसने क्या काम करा कि जितने भी मतलब ब्लड में वो घूम रहे मतलब ग्लूकोज के मोलिक्यूल, उन्हें क्या करा कि आप इधर आओ भाई, उधर से पकड़ लिया, इधर से पकड़ लिया, सारे को पकड़ लिया और लेकर के चला गया फिर लीवर में, और लीवर में ले जाने के बाद वहां क्या ग्लाइकोजन में बदल के स्टोर फूड के रूप में जमा कर दिया। ठीक है ये करता है ये काम इंसुलिन हार्मोन। लेकिन जब इसकी अगर कमी हो जाती है तो कमी हो जाने के कारण क्या होता है कि ब्लड का जो हमारा ब्लड है वो होता क्या है कि गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे आप इंसुलिन हार्मोन, और इसके कारण जो बीमारी होती है दोस्तों वो होती है डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस क्या होती है, जो डायबिटीज मेलिटस है वो मेनली क्या होती है, शुगर होती है, जिसे कहते हैं ना कि मधुमेह रोग, वो यही होता है। होता क्या है कि जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो जैसे मैंने आपको बताया ब्लड गाढ़ा हो जाता है, इसी प्रकार से ये वाली बीमारी उत्पन्न होती है। ये जो मिथ्स फैला हुआ है कि मीठे खाने से डायबिटीज की बीमारी होती है, ये गलत है। ठीक है, होता क्या है कि जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, जब इसकी जो डायबिटीज मेलिटस है, जो ये वाली बीमारी उत्पन्न होती है। लेकिन हाँ, अगर आपको ये वाली बीमारी उत्पन्न हो जाए तब आपको मीठा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे आप इंसुलिन हार्मोन, इसमें लिखेंगे यह है
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। इसलिए यह रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। यदि रक्त में लिखेंगे, यदि इंसुलिन हार्मोन की कमी होने के कारण रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे डायबिटीज मेलिटस ब्रैकेट में लिखेंगे मधुमेह रोग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब होता क्या है कि जो हमारी ये डायबिटीज मेलिटस होती है, ये दो प्रकार से हो सकती है। फर्स्ट प्रकार से कैसे हो सकती है कि या तो ये जेनेटिकली हो, और या हो सकती क्या है कि या ये जो हमारा इंसुलिन हार्मोन है उसकी कमी के कारण हुई हो। ये दो ही प्रकार से हो सकती है। ठीक है, हालांकि डॉक्टर बहुत सारी रिसर्च कर रहे हैं आजकल, इसका मेनली रीजन पता नहीं चला कि मतलब और भी बहुत सारी चीजों से भी जो डायबिटीज की बीमारी होती है रिसर्च इस पे चल रही है, लेकिन फिर भी इसका आज तक पता नहीं चल पाता कितनी वजह से कि और किस किस वजह से ये हो सकती है। अब दूसरी बात करें इसमें कि इसमें होती क्या है कि इससे संबंधित एक बीमारी होती है डायबिटीज मेलिटस। लेकिन डायबिटीज मेलिटस कोई मतलब डायबिटीज मेलिटस जो होती है वो ये वाली बीमारी नहीं है, वो एक अलग है, मतलब कि वो मधुमेह रोग के अंतर्गत नहीं आती। जो डायबिटीज मेलिटस है, दूसरी लिखेंगे आप, हेडिंग डाल के लिखेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। ये जो डायबिटीज इंसिपिडस होती है, ये होती क्या है, जो हमारे शरीर में ईडीएच हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है शरीर में हमारा? ईडीएच हार्मोन। ईडीएच हार्मोन क्या? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है वो किस में, हमारे किस चीज में पाया जाता है? किडनी में पाया जाता है। और किडनी में पाए जाने के कारण होता क्या है कि इसका नाम ही क्या होता है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। हार्मोन, ठीक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है। एंटी का मतलब अगेन, और डाययूरेटिक का मतलब जो पानी की मात्रा को कम करता हो। ठीक है, जो पानी की मात्रा को क्या करता हो दोस्तों? कम करता हो। ठीक, तो ये क्या होता है कि जब हमारी किडनी में क्या होता है, पानी की मात्रा कम हो जाती है, मतलब जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स है, जब इसकी मात्रा कम हो जाती है तो हमारा जो मतलब मूत्र होता है उसमें क्या होती है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण होता क्या है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। अब इसे डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, इसे डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। इसमें तो इसलिए पानी की मात्रा मूत्र में ज्यादा बढ़ जाती है, क्यों? क्योंकि एडीएच हार्मोन जो है उसकी कमी हो जाती है। और जो इंसुलिन मतलब जो डायबिटीज मेलिटस है उसे डायबिटीज क्यों नाम दिया गया है? इन दोनों को जो सेम नाम है वो डायबिटीज इसलिए दिया गया है क्योंकि इन दोनों में ही जो हमारी मूत्र त्याग की प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। अब डायबिटीज मेलिटस में कैसे बढ़ती है? डायबिटीज मेलिटस में इस प्रकार बढ़ती है कि इंसुलिन हार्मोन है, यदि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में होगा क्या कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। वो शरीर करेगा क्या? शरीर अपने को ठीक करने के लिए, क्यों? क्योंकि शरीर ये सोचेगा कि मैं कैसे ना कैसे करके क्या करूं, अपना जो ग्लूकोज है मतलब ग्लूकोज की मात्रा को कम करूं। तो वो क्या करेगा, जो उसमें क्या करेगा, किसी भी राह से निकालने की मतलब अपने से ग्लूकोज बाहर करने की कोशिश करेगा। तो वो क्या करेगा, वो हमारा जो मूत्र होगा उसमें क्या करेगा, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देगा। वो होगा क्या कि हमारा जो टॉयलेट होगा वो जल्दी जल्दी आएगा। तो दोनों ही में होता क्या है कि इसमें भी मूत्र त्याग की घटना हो जाती है जल्दी, मतलब मूत्र त्याग बढ़ जाता है। वो इसलिए बढ़ जाता है क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा शरीर है वो बाहर निकालना चाहता है किस चीज को, ग्लूकोज को, वो अपने आप को रिलैक्स करना चाहता है। और इसमें किस लिए बढ़ जाती है? इसमें इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे, आपने डायबिटीज मेलिटस लिख दिया, उसके बाद लिखेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। लिखेंगे यह बीमारी एडीएच हार्मोन की कमी हो जाने के कारण होती है। एडीएच हार्मोन मूत्र में पानी के अवशोषण को नियंत्रित करता है। एडीएच हार्मोन की कमी होने के कारण मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, अब जो दोस्तों ये एडीएच हार्मोन होता है,
ये एडीएच हार्मोन होता क्या है, ये एडीएच हार्मोन होता क्या है, ये किस चीज पे, दो चीज पे निर्भर करता है। एडीएच हार्मोन एक तो क्लाइमेट पे भी निर्भर करता है और इन्वायरमेंट पे भी निर्भर करता है। जैसे अगर मैं करूं मतलब अगर मैं समर सीजन की बात करूं, ग्रीष्म काल की बात करूं, तो ग्रीष्म काल में होता क्या है कि ग्रीष्म काल में जो एडीएच हार्मोन है उसकी मात्रा मतलब बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि भाई हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि पसीना भी निकलता है और वैसे भी गर्मी होती है तो पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो स्वतः ही एडीएच की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है। और जो मतलब विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन होता है हमारा, मतलब जो शीतकाल होता है, शीतकाल में क्या होता है, इसकी मात्रा स्वतः ही घट जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमें पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। आपने क्या देखा होगा कि एक तो विंटर सीजन में एक तो एडीएच की मात्रा अपने आप ही कम हो गई, और दूसरा क्या किया कि जो एडीएच की मात्रा है उसको कौन कौन कम करता है, जो हम सिगरेट पीते हैं या जो हम मतलब धूमपान करते हैं या हम कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, तो वो भी क्या करता है, ईडीएच हार्मोन को मतलब कम कर देता है एक प्रकार से। तो विंटर सीजन में होता क्या है कि एक तो हमारा वैसे ही ईडीएच कम बन रहा है, और दूसरा हमने क्या किया कि ऊपर से हमने कॉफी पी ली या चाय पी ली, ठीक है, तो उससे और एडीएच हार्मोन कम हो गया। और उसके बाद अगर हम एक गिलास उसके ऊपर से पानी भी पी लें तो हमें क्या होता है, शीघ्र ही मतलब मूत्र त्याग की प्रवृत्ति हमारी बढ़ जाती है। आपने ये मूत्र त्याग की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है विंटर सीजन में। आपने ये खुद भी देखा होगा कि अगर हम चाय के बाद एक कप गिलास पानी भी पी लें, मतलब एक गिलास पानी भी पी लें, तो हम तुरंत ही हमें क्या करना होता है, वॉशरूम में जाना पड़ता है। ठीक है, तो नोट करके लिखेंगे कि ग्रीष्म काल में एडीएच हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, जबकि विंटर सीजन मतलब कि शीतकाल में एडीएच हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, विंटर मतलब कि एक बार ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है एडीएच हार्मोन की मात्रा और उसमें कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब लिखेंगे आप दूसरा ग्लूकेगोन। जो इसमें दूसरा हार्मोन पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, ग्लूकेगोन पाया जाता है। लिखेंगे ग्लूकेगोन, हेडिंग डाल के डैश लगा के लिखिए। यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है आवश्यकता पड़ने पर। कैसे दोस्तों, ये भी समझिए। कभी कभी होता क्या है कि मतलब जिस दिन हमने भोजन नहीं खाया या जिस दिन हमने उपवास रखा है, तो उस दिन क्या होता है भाई, हमारे शरीर को किस चीज के ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसी से ही हमें एनर्जी मिलेगी। तो होता क्या है, जो हमारा मतलब लीवर में मतलब ग्लाइकोजन जमा हुआ है, किस चीज के, भोजन संग्रहण के रूप में, जो हमारा भोजन संग्रहित है उसके रूप में जो जमा हुआ है ग्लाइकोजन, उसे ये क्या करता है, उसे ये ग्लूकेगोन करता क्या है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, और उससे हमें क्या करता है, एनर्जी मतलब देता है। ठीक है, तो ये जो ग्लूकेगोन का कार्य होता है वो यही होता है, ग्लाइकोजन को किस चीज में बदलना, हमारा ग्लूकोज में बदलना। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे बाइजूस, पित्तरस। इसमें लिखेंगे आप, पहले लिखेंगे बाद में समझाऊंगा। यह पित्ताशय से निकलता है और यकृत में बनता है। यह पित्ताशय से निकलता है और यकृत में बनता है। लिखेंगे यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, उससे पहले आप समझ लीजिए कि दो प्रकार का होता कौन कौन सा। एक तो होता है बाइल पिगमेंट, एक होता है इसमें बाइल सोल्ट। अगर मैं बाइल पिगमेंट की बात करूं, जो बाइल पिगमेंट होता है वो होता है पित्त वर्णक। ये बाइल पिगमेंट जो होता है, ये होता क्या है, एक प्रकार से उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। उत्सर्जी मतलब जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं होती। तो ये क्या होता है, ये मतलब वेस्ट मटेरियल, एक्सक्रीटरी मटेरियल के, वेस्ट मटेरियल के रूप में हमारे शरीर से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, इसके दो एग्जाम्पल हैं कि एक तो बिलीरुबिन होता है और एक बिलीवर्डिन होता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जब हमारा यकृत बीमार होता है तो उसमें क्या होता है, इन दोनों की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इन दोनों की मात्रा बढ़ जाने के कारण ये हमारी क्या है, जो त्वचा है, हमारी जो त्वचा है उसकी क्या होता है, ऊपरी परत पर मतलब इसकी एक लेयर बन जाती है, और हमारी आंखों में इसकी एक लेयर बन जाती है, जो पीली, जो मतलब किस प्रकार की होती है, पीले रंग की होती है वो। और उसे ही क्या कहते हैं, उसी बीमारी को हम कहते हैं दोस्तों जॉन्डिस।
जॉन्डिस मतलब पीलिया रोग, उसी बीमारी को कहते हैं। ठीक है, इसे हिपेटाइटिस क्या कहते हैं, हिपेटाइटिस ई भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे नंबर 1 बाइल पिगमेंट, पित्त वर्णक लिखिए। यह उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जैसे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। लिखेंगे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की मात्रा अत्यधिक हो जाने पर यह हमारी त्वचा के ऊपर परत के रूप में जम जाते हैं, जिससे लिखेंगे जिससे जॉन्डिस ब्रैकेट में लिखेंगे मधुमेह और एक स्लैश करके लिखेंगे हिपेटाइटिस ई। इसे जॉन्डिस भी कहते हैं, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, इसे पीलिया कहते हैं, और जो साइंस की बात है उसी इसमें क्या कहते हैं, हिपेटाइटिस ई भी कहते हैं। ठीक है, अब इसे जो हिपेटाइटिस ई है, हिपेटाइटिस ई के अलावा भी 2 होते हैं। ठीक है, हिपेटाइटिस ई के अलावा 2 और कौन कौन सी होती है, एक तो हिपेटाइटिस ए और एक कौन सी होती है, हिपेटाइटिस बी। जो हिपेटाइटिस ए और हिपेटाइटिस बी होती है वो किस चीज के कारण होती है, वो एक वायरस के कारण होती है। तो उससे क्या होता है कि ये तो सामान्यतः होती है भाई पीलिया, ये क्या होगा कि जब इसमें हमारा जो यकृत है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी तो होगा क्या, मतलब थोड़ा सा वो बीमार हो जाएगा, तो होगा क्या कि मतलब उसमें अपने आप ही ये जो बाइल पिगमेंट है इनकी मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन ये थोड़े से दिन बाद अपने आप ही, मतलब अगर हम रेस्ट दें, कुछ कम खाना वाना खाएं तो ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। लेकिन जो हिपेटाइटिस ए और हिपेटाइटिस बी होता है वो क्या होता है, वो वायरस के कारण होता है, और उसमें क्या हो सकती है, उसमें जो होती है मौत भी हो सकती है, उससे क्या हो सकती है, हमारी मौत भी हो सकती है दोस्तों। ठीक है, तो दूसरा लिखेंगे आप फिर बाइल सोल्ट, पित्त लवण। ठीक है, तो ये पित्त लवण, अब आपने जैसे पहले देखा पित्त लवण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पित्त लवण कैसे, सबसे पहले हम शुरू से चलते हैं, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या मुख में क्या किया, हमने कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया। उसके बाद आमाशय हमने क्या किया, किस चीज का पाचन किया भाई, प्रोटीन का पाचन किया। लेकिन अभी तक आपने देखा होगा फैट का पाचन कहीं नहीं हुआ। उसका कारण क्या है, क्योंकि फैट का पाचन इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि जो फैट के मोलिक्यूल्स होते हैं, जो फैट होता है उसका जो मोलिक्यूल होता है वो प्रोटीन की तुलना में और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में बहुत बड़ा होता है। इसलिए क्या होता है, उसे क्या करते हैं, जो ये हमारा पित्त लवण होता है, इसका कार्य क्या होता है कि ये पित्त लवण इसे छोटे छोटे मोलिक्यूल्स में तोड़ देता है, छोटे छोटे क्या करता है, मोलिक्यूल्स में तोड़ देता है। और इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, पाइसीकरण कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर बाद में इसमें क्या करते हैं, बाद में इसमें एंजाइम वर्क करते हैं। ठीक है, बाद में इस पे क्या करते हैं, एंजाइम कार्य करते हैं, और फिर इसका क्या करते हैं, मतलब एक प्रकार से पाचन कर देते हैं। तो बाइल सोल्ट लिखेंगे एडिंग डाल के, यह वसा का पाचन करता है, यह वसा का लिखेंगे, वसा का पाचन करता है पाइसीकरण के द्वारा। ठीक है, इंग्लिश में लिख देंगे इमल्सिफिकेशन, ब्रैकेट बंद करके लिखेंगे इमल्सिफिकेशन। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन जूस क्या होगा, ये होता क्या है कि एक प्रकार का एक पूर्ण रस होता है। उसमें क्या होता है कि जो मतलब हमारा कार्बोहाइड्रेट है, जो मतलब कि हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसे मोनोसैकेराइड में बदल देगा। जो हमारा प्रोटीन है, प्रोटीन को क्या करता है, एमिनो एसिड में बदल देगा। जो हमारे मतलब फैट है, फैट को क्या करेगा, फैटी एसिड में ये बदल देगा। ठीक है, तो मतलब कि जो अवयव हैं, बाकी भोजन के बचे हुए सब अवयव हैं, ये बाद में उसे क्या करेगा, ये सबको करके ये सबका पाचन कर देगा। क्यों, क्योंकि भाई सारी चीज यहीं आई है, ये इनसे निकल करके सारा रस यहीं आएगा। सारा पहले मतलब कि ये वाला भी स्मॉल इंटेस्टाइन जूस, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है, और ये बाइल जूस पहले इसमें आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसके बाद इसमें पाचन होगा। यहाँ कहीं पाचन नहीं होगा, नहीं पैनक्रियाज में, इसमें पाचन होगा इसमें। ठीक है, तो लिखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन जूस लिखेंगे। इसमें भोजन के सभी अवयवों का
पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट का लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का मोनोसैकेराइड में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, और वसा को वसी अम्ल में लिखेंगे, वसी अम्ल में छोटी आंत के रस द्वारा तोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे लीवर, मतलब हेडिंग क्या डालेंगे, यकृत। ठीक है, तो लिखेंगे यकृत में कुछ, इसमें लिखेंगे नोट पॉइंट करके। सबसे पहले लिखेंगे यकृत एक बड़ी ग्रंथि होती है जिसमें एंजाइम का स्त्रावण नहीं होता है। दोस्तों इसमें एंजाइम का स्त्रावण नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की है। क्यों? क्योंकि जो हमारी ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड्स क्या करती है, वो सिक्रेशन करती है एंजाइम का भी, हार्मोन का भी, और अन्य किसी चीज का भी हार्मोन करती है। लेकिन ये बाइजूस जो हमारा ये लीवर होता है, इसमें क्या होता है, ये जो हमारा निकलने वाला, भाई इससे क्या निकलता है, हमारा जो हमारा लीवर होता है, लीवर से बनता क्या है, लीवर से बनता है हमारा दोस्तों बाइल जूस। और बाइल जूस बनने के कारण ये जमा कहाँ होता है, गोल ब्लेडर में जमा होता है। उसका मेनली रीजन क्या होता है कि ये गोल ब्लेडर में क्यों जमा होता है, रीजन ये होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड, मतलब कि जो बहुत ज्यादा, मतलब एक प्रकार से बहुत ज्यादा सांद्रता वाला रस होता है। इसके कारण होता क्या है कि आमाशय में तो ये बन जाता है, लेकिन ये गोल ब्लेडर में जमा होता है। वो गोल ब्लेडर में जमा होने के बाद जब भी हम भोजन खाते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं जनरली, हम 2 से 3 टाइम में भोजन खाते हैं, लगातार भोजन नहीं खाते। वह सुबह खाया, दोपहर खाया, शाम खाया, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में भोजन खाते हैं। तो होता क्या है कि ये जमा करके हो जाता है, जमा रख दिया जाता है गोल ब्लेडर में। और जैसे ही मतलब छोटी आंत में भोजन पहुंचता है, तुरंत ही पीछे से क्या पहुंच जाता है, ये हमारा जो हमारा मतलब बाइल जूस है वो पीछे से चला, मतलब पहुंच जाता है वहां। और उसके बाद उसका क्या करता है, पाचन करता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे घोड़े होते हैं उनमें क्या गोल ब्लेडर नहीं पाया जाता। क्यों? इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि अगर घोड़े के सामने आप पूरे मतलब 24 घंटे भी कुछ रख देंगे, चारा रख देंगे, तो वो पूरे दिन ही चारा क्या करता रहेगा, खाता रहेगा। इसी प्रकार होता क्या है, कभी कभी जो हमारा रक्त है उसमें क्या होता है, ग्लूको मतलब उस कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। और कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाने के कारण जो हमारा मतलब गोल ब्लेडर है उसमें क्या करते हैं, उसमें गोल ब्लेडर में जो कैल्शियम ऑक्सलेट है वो जम जाता है। और वो जम जाने के कारण होता क्या है कि जिस प्रकार से किडनी स्टोन होता है उस प्रकार से गोल ब्लेडर स्टोन हो जाता है। वो करते क्या है, डॉक्टर उसको गोल ब्लेडर जो स्टोन है उससे निकाल देते हैं। और ये भी आपको सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसा करिए, कुछ ना कुछ खाते रहिए। क्यों कुछ ना कुछ? इसलिए खाते रहिए क्योंकि हमारा जो अब जो लीवर से बनने वाला जो हमारा रस है, कौन सा, बाइल जूस, वो डायरेक्टली क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के कारण यदि उसे वहां पर भोजन नहीं मिला तो वो क्या कर सकता है, पूरी तरीके से हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन हो सकती है उसे पूरी तरीके से डैमेज कर सकता है। तो इसलिए डॉक्टर यही सलाह देते हैं जब आपका गोल ब्लेडर निकाल दिया जाता है कि आप कुछ ना कुछ मतलब खाते रहिए। तो यही कारण होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा लीवर है इसमें क्या होता है, ये सबसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसमें एंजाइम नहीं पाए जाते। और होता क्या है, दूसरी हेडिंग मतलब दूसरा पॉइंट डाल के लिखेंगे, शरीर में बनने वाले सभी विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है तथा यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है। होता क्या है दोस्तों, यदि कोई मतलब जो हमारे शरीर के जितने विषैले पदार्थ हैं, मतलब जो हमने कुछ भी खाया है, मतलब जिसमें विषैली चीजें, अगर कुछ भी हमने मतलब विषैला हमारा पदार्थ, हमारे शरीर में विषैला पदार्थ है, तो ये उसे करता क्या है, ये उसे अपने पास बुलाता है, मतलब अपने पास बुलाता है और पूर्ण तरह से मतलब उसके प्रकार से खत्म कर देता है। यदि कभी कभी कोई जहर भी खा लेता है तो उसमें क्या होता है, उसका क्या होता है, लीवर जाता है टेस्ट के लिए। जो लैब में लीवर जाता है वो टेस्ट के लिए उसका लीवर ही जाता है कि आखिरकार उसने खाया क्या है। ठीक है दोस्तों, और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, यह यूरिया निर्माण का भी कार्य करता है। अब यहाँ एक बात जानने की है, आपने देखा होगा कि किडनी यूरिया निर्माण का कार्य नहीं करती। यूरिया निर्माण का कार्य जो करता है वो लीवर ही करता है। किडनी क्या करती है, किडनी यूरिया को छानने का कार्य करती है। ये बात ध्यान रखने की है।
इसे ध्यान रखिएगा कि जो लीवर होता है वो तो हमारा यूरिया का निर्माण का कार्य करता है, जो किडनी होती है वो क्या करती है, यूरिया को छानने का कार्य करती है। ठीक है, तो आपने लिख दिया होगा कि यह यूरिया निर्माण का कार्य करता है, जबकि किडनी यूरिया को छानने का कार्य करती है। ठीक है, लिखेंगे फिर अगला पॉइंट लिखेंगे 4 पॉइंट। यह विटामिन के का संश्लेषण करते हैं। हालांकि मनुष्य के शरीर में होता है वो क्या करते हैं, विटामिन के का ये बाहर से कोई वो नहीं देते विटामिन के, ये अंदर ही ऐसा ही एक केवल और केवल एकमात्र यही हार्मोन है जिसका हमारा शरीर क्या करती है, संश्लेषण करती है, मतलब कि स्वतः ही बनाती है। यही है विटामिन के। तो दोस्तों हमने जैसे पढ़ा, अब एक बार और देख लीजिए, समराइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी चीजों को। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारा मुख में पाचन होता है, मुख में हमारा किस चीज का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। दूसरा हमने सबसे पहले पढ़ा आमाशय में पाचन होता है, आमाशय हमारा किस चीज का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है मुख्यतः। ठीक है, और तीसरा हमने पढ़ा कि हमारा किस चीज में पाचन होता है, छोटी आंत में पाचन होता है। छोटी आंत में 3 चीजें पाचन में मदद करती है, एक तो पैनक्रियाटिक जूस, दूसरा बाइल जूस, तीसरा इंटेस्टाइन जूस। ठीक है, ये तीनों मतलब कि आकर के इसमें ही जमा हो जाते हैं छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में ही आती है और यहाँ ही मतलब कि इनका तीनों से जो हमारा भोजन होता है उसका पाचन यही किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने पैनक्रियास पढ़ा, उसके बाद हमने ये मतलब मिश्रित ग्लैंड होती है ये सारा। अब आप इसे ऐसे कहिए, जो मैंने मतलब ये वाला जो ये है, ये मैं जो हमारा मैंने लिखा हुआ है ये मैं वीडियो के लास्ट में भी जोड़ दूंगा। और दोस्तों आज जो सुबह में वीडियो इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि थोड़ा हम टेक्निकल वर्क कर रहे थे, जो मतलब कि इससे संबंधित टेक्निकल वर्क है, क्योंकि कुछ आपके लिए अलग भी आने वाला है अभी चैनल पे। तो अगर वीडियो सुबह नहीं मिली तो अब मिल जाएगी आपको। और अगर 1-2 दिन अगर बीच में गैप भी हो जाए करिए वीडियो में, मतलब लेक्चर आने में, तो थोड़ा वेट करिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको वीडियो नहीं मिलेगी, आपको प्रॉपर मिलेगी, लेकिन ये है थोड़ा भी वर्क चल रहा है तो इसी वजह से। और सीखते चलिए। और जो भी बच्चा पहली बार बायोलॉजी पढ़ रहा हो, आराम से मतलब कि एक प्रकार से देखे, टेंशन कुछ ना ले, बहुत आसान विषय है, बिल्कुल एकदम मतलब हमारे शरीर के बारे में जानने वाला विषय है, बिल्कुल बहुत इजी लगेगा आपको। जब आप अभी आगे पढ़ेंगे तो बहुत इजी लगने वाला है और बहुत अच्छी चीज़ आपको आपके शरीर के बारे में सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी बच्चा आपके आस पड़ोस में तैयारी कर रहा हो जनरल स्टडीज़ की, तो उसको एक बार बता दीजिएगा, लिंक शेयर कर दीजिएगा। और लाइक करके मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि मतलब कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है या आ रहा है। मतलब जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं तो मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते चलिए, सीखते चलिए और अपना ध्यान रखिए। बस बेस्ट ऑफ लक।